नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज 13 नवंबर है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। सुबह से मैं भी, आप भी और लाइव सिटीज की पूरी टीम चारों विधानसभा क्षेत्र बेलागंज, रामगढ़, तरारी, इमामगंज से खबरें हम प्राप्त कर रहे थे, आप भी प्राप्त कर रहे थे। और आपने यह भी देखा कि किस तरीके से लाइव सिटीज का फर्जी वीडियो लोगों को दिखाकर मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई। हमने अपने दर्शकों को सजग किया कि देखिए, हमने कोई ऑडियो बातचीत पब्लिश नहीं किया है। जो वीडियो वायरल है वह फर्जी है, लाइव सीरीज का कोई लेना देना नहीं है। तो उपचुनाव संपन्न हो चुका है। हम कोई एग्जिट पोल तो कर नहीं रहे, एग्जिट पोल कर भी नहीं सकते, लेकिन दिन भर में पोलिंग स्टेशंस पर जो मतदाताओं का रुझान दिखा है और जिस तरीके से मतों का इधर उधर स्थानांतरण हुआ है, बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के होश उड़े हुए हैं। सभी पार्टियों के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, दिन भर यह जानने की कोशिश करते रहे हमसे, आपसे, बेलागंज में क्या हो रहा है, मुसलमान किधर जा रहे हैं, भूमियार क्या अपने घर में नहीं रहे, रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे क्या सचमुच बहुत पीछे चले गए, बसपा और बीजेपी के बीच लड़ाई कितनी नजदीक है, तरारी में क्या माले और भाजपा में जनसुराज क्या फैक्टर बन रहा है, और इमामगंज में दीपा मांझी का क्या हो रहा है, चिराग पासवान के नहीं जाने का असर क्या हुआ। तो देखिए, पोलिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जीत या हार एक तीसरी शक्ति का उदय हो चुका है, जिसने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित किया है और यह दिखाया है कि हम जीते या हारे, लेकिन चुनाव में जब हम होंगे तो हमारी चर्चा होगी एनडीए और इंडिया ब्लॉक के अलावा भी। और जिस तरीके से मुसलमान मतों को लेकर चिंता है, भूमियार मतों को लेकर चिंता है, सबन मतदाताओं को लेकर चिंता है, पासवान मतों को लेकर चिंता है, दोनों गठबंधनों में इस बात को लेकर मंथन प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि ताकतें सभी प्रकार की लगाई गई। ओसामा साहब को लाया गया, साहबुद्दीन फैमिली से दोस्ती बढ़ाई गई, थप्पड़ कांड भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी वोट इधर उधर हो गए। तो चारों सीटों पर हम आए। इसके पहले बिहार उपचुनाव 4 सीट बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़, तरारी, सुबह से आपने क्या महसूस किया और क्यों नेताओं के होश उड़े हुए हैं? कोई कह रहा है 2-2 हो गया, कोई कह रहा है 3-1 हो गया, कोई कह रहा है, अधिकांश लोग कह रहे हैं कह ही नहीं सकते हैं कौन जीत रहा है। अजीत जी। देखिए, नंबर्स तो अभी हम लोग क्या बताएंगे, जब सीटों पर आगे आएंगे तो पता चलेगा जी। कि किधर पलड़ा किसका झुक रहा है या किसने बेटर मैनेज किया वोट को। जी। असली चीज ये है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी तो चुनाव आयोग की आचार संहिता अभी लगी हुई है, उसमें एग्जिट पोल संभव नहीं है कि जी। हम लोग अपने मतदाताओं को बताएं। वैसे जो सूचना आई है हमारे पास, आपके पास, उससे कुछ तस्वीरें क्लियर हुई हैं, स्पष्ट हुई हैं। हम्म। लेकिन चारों सीटों को लेकर के बिहार के चुनाव के, बिहार की राजनीति के लिहाज से कुछ चीजें मोटे मोटे तौर पर जो उभरी हैं, एक ट्रेंड जो आया है, पहले उसको डिस्कस करें, फिर उसके जी बाद हम बिल्कुल। लोग सीट वाइज जाएंगे। तो जो आपने जी। कहा ना कि जिन जिन वोटों को लेकर के चिंता है, जिस पार्टी का जो कोर वोट आधार था उसको लेकर के सब में चिंता है हम्म। कि मुसलमान टूट गया, इस बात की चिंता है। और ये बड़ी भारी चिंता होने जा रही है आगे आरजेडी के लिए जी। कि उनके उनके मुसलमान वोट बैंक में सेंध लग गई। एक हम्म। बड़ी भारी ये सवाल होगा आगे इस चुनाव के बाद कि लौह कुश समीकरण वाली जो पार्टी है, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी, वो कुशवाहा वोट बचा पाई या नहीं बचा पाई। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सवाल आगे ये होगा कि माले का जो पोलराइजेशन होता था, माले के नाम पर जो सुदामा प्रसाद जीत रहे थे, वो सिर्फ माले के वोट से वहां गैर बनिया जीत सकता है या नहीं जीत सकता है, या सुदामा प्रसाद जीतते थे अपने जाति के नाम पर और हम्म। उसमें माले का वोट कुछ ऐड होता था। नक्सल जो प्रभावित इलाके हैं आज भी बिहार में है, और हम लोगों ने देखा, प्रशांत किशोर गए थे उस इलाके में, तो जी। नक्सली वोटों को, नक्सली इलाके में अभी भी पोलिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो और किसी खास पार्टी के पक्ष में जाए, इसके लिए कुछ मैनेजमेंट करना होता है। उस नक्सल बिल्कुल। प्रभावित इलाकों में कुछ लोगों को मैनेज करना होता है। हम्म। तो किसने उसको मैनेज किया?
देखिए जीतन राम मांझी ने मैनेज किया वहाँ जा करके कि इमामगंज में। उनकी बहू के लिए रास्ता सुगम हो, दीपा मांझी के लिए, चूंकि बड़ा इलाका इमामगंज का नक्सल प्रभावित इलाका है, उन्होंने मैनेजमेंट का काम किया। सुबह से ये हम सुनते रहे कि उन्होंने मैनेजमेंट बिल्कुल। का काम किया। हुँ, सुबह से हम लोग ये भी सुनते रहे कि एकदम मुसलमान वोटों के लिए जो जो फतवा जो जारी होना था फ्राइडे को, वो उस तरह से नहीं जारी हुआ। उसी दिन जो रैली की, रोड शो किया प्रशांत किशोर में, उसमें बड़ी भारी भीड़ जुटी जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और हुँ, उस हिसाब से उनके पक्ष में भी वोट गए हैं। मतलब 3 त्रिकोणात्मक लड़ाई वहां हो गई है, तीनों के पक्ष में वोट गए हैं। इसी तरह से रामगढ़ में चारकोनिया लड़ाई हो गई है। अब कौन पिछड़ बिल्कुल। रहा है ये हम लोग आगे आएंगे सीट पर। हुँ, और तरारी में आमने सामने की लड़ाई हुई है। जो हम लोग मोटे तौर पर डिस्कस कर रहे थे इसके पहले, वो सीन दिखा है। अब कुशवाहा वोट बड़ा फैक्टर है। रामगढ़ में किस तरफ गया वो, ये सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर है और जेडीयू बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। तरारी में किस तरह से मैनेज हुआ, माले आरजेडी सब मिले हुए, मतलब देखिए आरजेडी का वोट आधार है। राजू हुँ, यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी का यादव उनके साथ पूरी तरह से जाना चाहिए है, और सुदामा प्रसाद को जो वोट मिला था वो वोट उसमें ऐड होना चाहिए है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसका क्या फैक्टर हुआ, इसका क्या असर हुआ वहां। तो ये अच्छा मैनेजमेंट की जहां तक बात कहें ज्ञानेश्वर जी, जो हम लोग कहते हैं चुनाव के पहले की जो कत्ल की रात होती है, उस रात इतना मैनेजमेंट हुआ है, कल रात हुँ, में या कल दिन भर में इतना मैनेजमेंट हुआ है कि सुरेंद्र यादव मैनेज कर रहे थे, मनोरमा देवी मैनेज कर रही थी, और एक सरकार पूरी तरह से मनोरमा देवी के लिए पूरी बिल्कुल। सरकार मैनेज कर रही थी। सरकार हुँ, वहां बैठ के मैनेज कर रही थी हुँ, कि पता नहीं कितना, आपने जो बताया था उस दिन की बिना टेंडर के सैंक्शन हुए वहां सड़कें बन रही रोडें हैं, बंद पुल हुई। जी, आए हैं, कितना चापाकल लग गया, कितना बोरिंग हो गया, कितना क्या हो गया, सो हिसाब ही नहीं है उसका, बिना किसी टेंडर के, मतलब जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं। तो वो मैनेजमेंट था। और भूमिहार और मुसलमान दोनों का वोट किस तरह से बिहेव कर रहा है वहां, इस पर वहां सबसे ज्यादा नजर थी। नहीं अजीत जी अल्टीमेटली हम हाँ सीटों पर ज्ञानेश्वर आते जी, हैं, अजीत जी हम जी, एक जो वहां की बात अल्टीमेटली यह है कि बेलागंज के लोगों को क्या सुरेंद्र यादव से छुटकारा मिल रहा है, सुरेंद्र यादव को लोग हरा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है वहां से। अजीत जी हम सीटों पर आते हैं लेकिन चारों विधानसभा क्षेत्र का ट्रेंड बेलागंज ने 2 बातें दिखाई हैं। मुसलमान घर से बाहर आ सकते हैं, आरजेडी के घर से बाहर आए हैं, बिल्कुल संख्या बिल्कुल। चाहे जो हो, हम्म, और भूमियारों ने भी घर छोड़ा है। और रामगढ़ में यादव भी अपने घर में नहीं रहे हैं, नहीं यादव रहे। ने अपनी जाति देख ली है, अपना उम्मीदवार देख लिया है। तो ये मतदाताओं का जो ट्रेंड है, बेलागंज में बदलाव का ट्रेंड, मुसलमान में भूमियार में, और इमामगंज में पासवान का ट्रेंड, चिराग पासवान भी नहीं गए, और रामगढ़ में यादव तेजस्वी यादव नहीं, अंबिका यादव। यह पूरे बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को, नीतीश कुमार के नेतृत्व को और बीजेपी के नेतृत्व को किस तरीके से आगे चुनौती देने वाला है, यह गंभीर बात है। क्योंकि जिसे आप बंधुआ मानते थे कि ये वोटर तो बंधुआ ही हैं, वे बंधुआ से मुक्त हो गए हैं, चाहे नतीजे जो आए। बिल्कुल, एकदम ठीक बात है। इसी बात को हम लोग यही ट्रेंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे चुनाव के जी। पहले भी, यही ट्रेंड डिस्कस कर रहे थे, और ये ट्रेंड आज वोटिंग में भी दिखा है कि हम्म, यादव ने, जो हम लोग उस दिन बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की जब तेजस्वी यादव पर चर्चा कर रहे थे, और ये हम लोगों का बड़ा सवाल था कि अगर यादव छोड़ता है, आप यादव नहीं रख पा रहे हैं, हम्म, और जहां यादव का कैंडिडेट होता है और आपका नॉन यादव कैंडिडेट है, वहां यादव अगर आपके नॉन यादव को छोड़ करके अपनी जाति का कैंडिडेट चुनता है, तो फिर तेजस्वी यादव किस बात के यादव के नेता है। और जब हम्म, मुसलमान छोड़ देगा तो आप किस बात का, आपका मुस्लिम यादव का समीकरण है। फिर आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि आपके साथ मल्लाह जुड़ेगा या दूसरी कोई जाति आकर के जुड़ेगी, जो आप ए टू जेड की राजनीति कर रहे हैं। और ये बिहार का एक बड़ा ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि जातियां अब पार्टियों के खूंटे से बंधी हुई नहीं है, वो अपनी जाति का उम्मीदवार देख रही है। अगर जाति का उम्मीदवार है, अपनी जाति, जो जो पार्टी जिस जाति को अपना बंधुआ मानती थी, उस जाति का वोट उसको तभी मिलेगा जब उस जाति का कैंडिडेट बिल्कुल। होगा। अब ये ट्रेंड है। यादव का वोट आरजेडी को तभी मिलेगा जब वो यादव कैंडिडेट देंगे। जैसे हम्म, लोकसभा में उन्होंने 11 यादव कैंडिडेट उतरवा दिए इंडिया ब्लॉक से 40 में से। हम्म, तो जब वो करेंगे, 15% आबादी, 14% आबादी है यादव की, और आपने 26% टिकट दिए। जब आप हम्म। करेंगे ऐसा, तभी आपको वोट मिलेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। और नहीं वो इसमें भी ट्रेंड तो ये इसमें भी दिखा एक इस बार सवाल है चुनाव ना, में। इसमें भी एक सवाल है ना यादवों में कि देखिए नीतीश कुमार कहते हैं कि जब हम्म, उनके यादव होते हैं और हमारे भी यादव होते हैं तो हमारे यादव जीत जाते हैं लोकसभा चुनाव में। और बिल्कुल। बेलागंज में देखिए 23 तारीख को पता चलेगा कि कौन यादव जीता।
लालू यादव का यादव जीता कि नीतीश कुमार का यादव जीता। तो देखिए बेलागंज में भी इसकी परीक्षा हो जानी है और बेलागंज का नतीजा ही बताएगा। रामगढ़ में तो है ही। रामगढ़ में जब मैं आज सुबह बात कर रहा था तो लोगों ने कहा सुधाकर सिंह तो पवन सिंह की कृपा से सांसद बन गए। सुधाकर सिंह थोड़े सांसद बने हैं, बिल्कुल, पवन ठीक सिंह कह की रहे जो थे। हवा थी हुँ, उसके कारण वे बन गए। तो अब देखिए यादव और मुसलमान, आप शहाबुद्दीन के परिवार के साथ चले गए, ओसामा को ले आए, थप्पर कांड भी हो गया। मैं उस दिन भी कह रहा था कि देखिए थप्पर कांड बाउंस बैक भी करता है। हमें याद है कि शहाबुद्दीन ने किस तरीके से ओम प्रकाश यादव को थप्पड़ मारा था और ओम प्रकाश यादव सांसद बन गए थे। और भूमियार नया घर खोज रहे हैं। 2020 में भी दिखाई पड़ा था कि चिराग पासवान के साथ जा सकते हैं। तो नए घर की तलाश में यदि भूमियार ब्राह्मण इधर उधर हुए तो सारे समीकरण ही गड़बड़ हो जाएंगे। तो सबके समीकरण गड़बड़ हो रहे हैं ना ज्ञानेश्वर जी, सबके समीकरण गड़बड़ हो रहे हैं। हर आदमी नया घर खोज रहा है, हर आदमी को लग रहा है कि अगर वो बंधुआ बन के है तो उसको वोट नहीं मिल रहा है, उसको टिकट जी। नहीं मिल रही है, पार्टियां उसको नहीं पूछ रही हैं। तो हम्म। इसलिए हर जाति ये चाहती है, जो पहले कुछ जातियों के बारे में कहा जाता था कि वो लोग टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, राजपूत के हम्म। बारे में कहा जाता था कि टैक्टिकल वोटिंग करते हैं लोग, और उस टैक्टिकल वोटिंग का पहले बड़ा लाभ मिला। हम्म। ये बात फिर बाद में कुशवाहा के लिए कही जाने लगी। फिर अब ये बात हर जाति के लिए है, यादव के लिए है। वो जो नीतीश कुमार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो टैक्टिकल वोटिंग करता है। जहां हम्म। आरजेडी का यादव है, वहां उसको देता है, जहां बाकी एनडीए का यादव होता है, उसको देता है। और जहां इन दोनों के बीच में मुकाबला होता है, दोनों के यादव के बीच में मुकाबला होता है, वहां वो देखता है कि कौन जीत रहा है। तो जनरली जेडीयू जेडीयू का यादव जीत रहा होता है, क्योंकि उसके साथ और दूसरे वोट होते हैं, तो उसके साथ चला जाता है। और ये टैक्टिकल वोटिंग कई बार कितनी नुकसानदेह होती है, ये हम अभी अभी झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, हम देख रहे हैं जी। कि ये जो जो ट्रेंड है कि यहाँ राजपूत है और बगल में राजपूत है कांग्रेस का, और यहाँ बीजेपी का, तो यहाँ बीजेपी को देंगे, वहां कांग्रेस को देंगे। तो इसके बीच में जो है दूसरी जातियों के समीकरण भी बिगड़ रहे हैं, दूसरी जातियां भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। मैं जब जैतपुर गया था वहां बबुआन लोग कह रहे थे, बबुआन का ठीक सवाल। है। हाँ, हाँ हाँ बबुआन का सवाल है। और आप हम्म, देखिए ना रामगढ़ में दो राजपूतों के बीच ही वोटों का बंटवारा हो रहा है। दो हाँ राजपूतों के बीच ही बंटवारा हो रहा है। हाँ? बिल्कुल हो रहा है, मतलब बिल्कुल हो रहा है। हाँ, यदि अजीत सिंह के जीत की कोई बात हो सकती है तो बगैर राजपूत मतों की नहीं हो सकती है। उनकी जीत तभी संभव है जब राजपूत एकमुश्त भाव में उन्हें वोट कर दिए हों, जैसा दिख नहीं रहा है। तो यह खतरे की घंटी सभी पार्टियों के लिए हो गई कि आगे आने वाले। और देखिए एक बात को और नोटिस करना होगा 23 तारीख को। ये अभी हम हाइपोथेटिकल ही कहते हैं कि यदि परिवार वाले बच्चे गड़बड़ा गए तो बिहार की राजनीति में पॉलिटिकल करेक्शन का एक नया एरा प्रारंभ हो जाएगा और अगले चुनाव में परिवार को टिकट देने के वक्त बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए इस पर हम लोगों ने तो चर्चा, हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं इस बात पर कि इससे, इस चुनाव से नए ट्रेंड इमर्ज होंगे। हम्म। बाहुबली को टिकट देना है या नहीं देना है, परिवारवाद में परिवार के लोगों को टिकट देना है या नहीं देना है, इसकी परीक्षा इस चुनाव में होनी है। अब हम्म। जहां दोनों परिवार के ही सदस्य हैं या दोनों बाहुबली ही हैं, वहां का क्या कह सकते हैं, वहां तो जो जीतेगा उसका एक अलग ही असर होगा। लेकिन हम लोग क्यों नहीं सबसे पहले फिर रामगढ़ से ही चर्चा शुरू करें, जहां से ये ट्रेंड हम लोग सबसे ज्यादा मार्क कर सकते हैं। रामगढ़ से ही चर्चा शुरू करते हैं। हाँ जी जी, रामगढ़ देखिए, रामगढ़ में लड़ाई तो चतुष्कोणीय ही रही। और देखिए यदि हम कहें कि लोग दांव किस पर लगा रहे हैं तो दांव लगा रहे हैं लोग बीएसपी पर और बीजेपी पर कि इन्हीं दोनों में से कोई जीतेगा। क्या प्रशांत किशोर की वह बात सच साबित होने जा रही है कि जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार रामगढ़ में तीसरे या चौथे स्थान पर रहेंगे? और यदि चतुष्कोणीय लड़ाई में बसपा से मुकाबले में आरजेडी का उम्मीदवार तीसरे और चौथे स्थान पर चला जाए तो पूरे बिहार में लालू यादव भी चुनाव प्रचार में कूद गए थे, नहीं गए रामगढ़ लेकिन बेलागंज तक पहुंचे। और जगदानंद सिंह जो अपने को बहुत बड़े नेता मानते हैं भी, इसमें कहां कोई शक है। तो उनके किले में यदि उनके बगैर तीसरा और चौथे पर आप गए तो आपके बगैर ही चुनाव माना जाएगा। और वहां कुशवाहा राजनीति की समीक्षा भी हो जाएगी क्योंकि सुशील कुशवाहा बसपा के उम्मीदवार, जनसुराज के उम्मीदवार, माफ कीजिएगा, कुशवाहा के बारे में मालूम हो रहा है कि उन्होंने अपनी जाति देखी है और वहां खेला हो गया है। देखिए उसमें जो हमारी जो वहाँ सूचना है, आपकी सूचना है, मोटे तौर पर वही सूचना हमारे पास है। जिन लोगों से भी मेरी बात हुई,
हुँ, तो वहां दो चीजों की परीक्षा दाव पर, दो चीजें दाव पर लगी थी। एक तो जगदानंद सिंह की लीगेसी, कि जी, वो पिछले 30 साल से जगदानंद सिंह जब जीतते थे, फिर उन्होंने सीट छोड़ी, वो कहानी एक आपने बता दिया, एक दिन पहले हुँ, भी बताए थे कैसे बिल्कुल, उन्होंने अपने बेटे को हरवाया हुँ, और आरजेडी के कैंडिडेट को जितवाया। लेकिन वो लीगेसी जब जब जगदानंद सिंह की एक समय ऐसी चलती थी कि वो आरजेडी का कैंडिडेट खड़ा करते थे और अपने बेटे को हरवा देते थे, तो ये बिल्कुल, माना जाता था कि वो जिसको चाहेंगे वो जीतेगा चुनाव। हुँ, तो उनकी लीगेसी दाव पर है। और दूसरी, लालू यादव की जो यादव मुस्लिम की पॉलिटिक्स है, यादव के जो सर्वोच्च नेता, सर्वमान्य नेता होने की जो धारणा है लालू यादव, तेजस्वी यादव की, वो चैलेंज है, वो वहां चुनौती पर है, उस कसौटी पर था, वहां था, हुँ, मतलब अब तो है कि अब तो था। तो वो जो एक हिसाब हुआ, जो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे कि यादव नहीं है आरजेडी का, हुँ, तो यादव आरजेडी को उनका घर छोड़ चुका है, यादव रामगढ़ में, एटलीस्ट ये बिल्कुल, खबर है। घर हुँ, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि 100 में 100 यादव का वोट नहीं, गया, वो तो होता ही है। लेकिन एक मुश्त वोट जो जाना होता है, जो मेजोरिटी वोट जाना होता है, जो 60-70 हुँ, परसेंट वोट जो जाना होता है, वो आरजेडी के खिलाफ चला गया है। और चूंकि वो जो पिंटू बसपा के यादव, उम्मीदवार, सतीश यादव जो लड़ रहे हैं बसपा के हुँ, टिकट से, अंबिका यादव के भतीजे हैं, जी, उनके पक्ष में चला गया है यादव का मेजोरिटी वोट। वो कास्ट देख हुँ, करके लोगों ने वोट दिया, वहां सब यादव जात पार्टी हो गए, अपनी जाति को लोगों ने वोट कर दिया है। बिल्कुल, और वो चूंकि बसपा के कैंडिडेट हैं, और अभी एक मामला एकदम ताजा ताजा है, 5 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें बसपा के उम्मीदवार को 1,30,000 वोट आया। अनिल कुमार चुनाव हुँ, लड़े थे, जो प्रदेश बिल्कुल, अध्यक्ष है वहां। हुँ, तो वो जो दलित का वहां वोट है, और उसकी जो वोटिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से जो हमारी जानकारी है, वहां उसकी वोटिंग कैपेसिटी 40,000 के करीब है। हुँ, मतलब 50,000 से कुछ ज्यादा वोट है, 50,000 के करीब, और 40,000 वोटिंग कैपेसिटी है, और उसका मेजोरिटी है। तो लोग कह रहे हैं कि 90% वोट बसपा के साथ गिरा है। तो हुँ, आप सोचिए कि यादव का 70% वोट और बसपा का 90% वोट, अगर जो दलित का वोट है वो गया है बसपा के साथ, तो अब ये मानने की कोई वजह नहीं है कि लड़ाई बसपा से नहीं है। मुख्य लड़ाई जी, तो बसपा बिल्कुल, से है। जी, और यादव वोट टूटते ही, अच्छा वहां हुँ। मुसलमान का भी थोड़ा सा वोट है, और ये सूचना है कि उसने भी यादव को देख के वोट दिया है। उसने नहीं, देखा है कि अजीत जी, यादव जा रहे देखिए हैं बसपा अजीत की जी, तरफ। हैरानी हैरानी की बात ये है कि अभी इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले बीजेपी के एक बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी। वो ये तरारी का सीन बता रहे थे कि देखिए तरारी में हम इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि कुछ मुसलमानों ने, जो माले के उम्मीदवार को वोट देते, उन्होंने जंगसुराज को वोट दे दिया है। तो इस बात को भी नोट करना होगा कि मुसलमान क्या सिर्फ बेलागंज में टूटे कि चाहे प्रतिशत जो भी हो, क्योंकि देखिए मुसलमानों के बारे में तो यह कहा जाता है ना कि वे कारबा में चलते हैं, साथ चलते हैं। लेकिन यदि टूटन संख्या चाहे जो हो, प्रतिशत चाहे जो हो, यदि दूसरे क्षेत्रों में भी हुआ है, तो यह इंडिया ब्लॉक के लिए और तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। हाँ, तो ये टूट तो ज्ञानेश्वर जी तीनों तीन क्षेत्रों में हुई है। अभी इमामगंज का हम नहीं कह सकते हैं, वहां हम्म, थोड़ा कम है, वहां का मामला अभी नहीं, हम लोग जब आएंगे तो बताएंगे, जब नंबर सीट आएगा जब। लेकिन हम्म, तरारी आपने जो कहा, और रामगढ़ कहा, और बेलागंज, इन तीनों जगह मुसलमान का वोट टूटा है आरजेडी से। हम्म, लेकिन रामगढ़ में स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकल वोटिंग है उसकी, उसको लगा कि आरजेडी नहीं जीत रही है, क्योंकि जी, आरजेडी को राजपूत का पूरा वोट नहीं मिल रहा, और यादव तो वोट ही नहीं कर रहा है। हम्म, तो हम्म, इसलिए जो है, इसलिए उन्होंने देखा कि यादव जा रहे हैं बसपा की तरफ, और बसपा का अपना जो वोट है 35 से 40,000 के करीब वोट पोल हो रहा है, और उसमें से मेजोरिटी 90% से ज्यादा वोट मिल रहा है बसपा को, तो वो उसके साथ चलेगा। मेजोरिटी मुसलमानों का भी, मुस्लिम, यादव और दलित, ये वोट गया है रामगढ़ में बसपा के साथ। तो जी, मुख्य लड़ाई अब ये एकदम मानना चाहिए है कि बसपा से है, और बहुत अच्छी, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में बसपा है। और हम्म, जो राजपूत का वोट एक सर्टेन परसेंटेज अजीत सिंह को मिला है, लेकिन उतना ही परसेंटेज है, उससे थोड़ा ज्यादा ही बीजेपी को मिला है। क्योंकि बिल्कुल, बीजेपी को, राजपूतों को भी लगा कि अब यादव नहीं दे रहा है, तो अजीत सिंह पिछड़ रहे हैं, तो हम जीतने के लिए जाएं अशोक सिंह के साथ। हम्म, तो वो अशोक सिंह को वोट मिला है, और अशोक सिंह को बाकी और भी वोट मिले हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जातियों का वोट है, जो जेडीयू का वोट है। और एक हैरानी की बात थी कि कुशवाहा का वोट गया है, जो सुशील कुशवाहा इनके तो हाँ, कैंडिडेट हैं, जनसुराज के, प्रशांत किशोर जी, के। लेकिन कुशवाहा का एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी के साथ भी गया है, मतलब बिल्कुल, बीजेपी के बिल्कुल, कैंडिडेट को बिल्कुल, भी मिला है। तो हम्म, वो वोट है जो सम्राट चौधरी को देख रहा है, या ऊपर देख रहा है, जेडीयू बीजेपी में देख रहा है कि हमारे पास जो कुशवाहा बड़े लीडर हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, या उपेंद्र कुशवाहा हो, भगवान सिंह कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, सब इस साइड है। तो वो देखने हम्म, वाला एक परसेंटेज ऑफ वो हो गया उनके साथ। और अत्यंत पिछड़ी जातियों का भी एक वोट जो है बीजेपी के साथ गया है। तो जेडीयू बीजेपी का समीकरण काफी हद तक इंटैक्ट रहा है, काफी हम्म, हद तक, मतलब पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां भी उसके भूमिहार ब्राह्मण वोट में सेंध लगा है, कुछ वोट उसका जनसुराज की तरफ भी गया है।
लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि रामगढ़ में एनडीए ने अपना जाति का जो समीकरण है उसको बनाए रखा है, उसको जातीय समीकरण का वोट मिला है। बसपा को अपना दलित वोट मिला है, लेकिन उसके साथ आरजेडी का जो मुस्लिम यादव वोट होता है वो टूट के आ गया है उसके साथ। इसलिए लड़ाई 1 और 2 की लड़ाई बसपा और बीजेपी की है, 3 और 4 की लड़ाई आरजेडी और जनसुराज की है। रामगढ़ की ये तस्वीर। चलिए देखिए, रामगढ़ में 1 और 2 की लड़ाई बसपा और बीजेपी की है, 3 और 4 की लड़ाई आरजेडी और जनसुराज की है। देखिए, जनसुराज का कुछ छुपा हुआ वोटर भी दिखाई पड़ रहा है। मैं एक विधानसभा क्षेत्र में बात कर रहा था कि पैसे कितने खर्च किए प्रशांत किशोर ने, तो लोग कह रहे थे कि 70% को वोट ऐसे मिले हैं जो बिना पैसे वाले हैं, और फिर वैसे वोट भी हैं कि जिन्होंने मुर्गा भात दूसरे से खाया है, रुपया दूसरे से लिया है, और वोट अपने बच्चे को देखकर चुपके से दे दिया है। तो अब चलिए हम इमामगंज चलते हैं। इमामगंज में त्रिकोणीय लड़ाई, दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर। तो दीपा मांझी और सामने से राजेश मांझी उर्फ रोशन मांझी आरजेडी के, और जितेंद्र पासवान। यहां भी लड़ाई ठीक ठाक हुई है, लेकिन आपकी खबर सही है कि बूथ मैनेजमेंट में और पर्दे के पीछे वाले मैनेजमेंट में जीतन राम मांझी, क्योंकि पुराने हैं, समझे हुए हैं, उसमें थोड़े से भारी पड़े हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो चिराग पासवान पर छल्ला उठेंगे जीतन राम मांझी, क्योंकि पासवान का मत इधर उधर हो गया, सबन का मत यहां भी गड़बड़ा गया, यहां भी गड़बड़ा गया। तो देखिए, जीतन राम मांझी तो बिल्कुल संतुष्ट हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आरजेडी वाले कह रहे हैं कि यदि हमारी कोई सीट पक्की सीट है, नंबर 1 की सीट है, तो वह इमामगंज की सीट है। और प्रशांत किशोर की टीम भी दावा कर रही है, हम तो बहुत ही अच्छा किए हैं इमामगंज में। तो इमामगंज में त्रिकोणीय लड़ाई, और यहां भी मत इधर उधर, मांझी मत अधिक मिले हैं जीतन राम मांझी को, लेकिन कुछ भी नहीं मिला यह नहीं कह सकते हैं। और पासवान मतों का खेला हो गया है, सबन मतों का खेला हो गया है। यहां यादव और मुसलमान थोड़े ज्यादा मजबूती से इंटैक्ट रहे। हाँ, नहीं, यहाँ लगभग पूरी तरह से इंटैक्ट रहे, क्योंकि इस तरह यहाँ उनका जो कैंडिडेट था आरजेडी के, जो रोशन मांझी हैं, वो सीधी लड़ाई में थे। एकदम पहले दिन से ये मैसेज था कि आरजेडी की लड़ाई है, आरजेडी वर्सेज एनडीए है, जो हम का के बीच मुकाबला है। उसमें एक तीसरा कोण बना रहे हैं प्रशांत किशोर जनसुराज को लेकर के। उनका एक टैक्टिकल दाव था कि उन्होंने पासवान लड़ाया, वो मांझी या दूसरे दलित में नहीं गया, जो महादलित है उसमें नहीं गया। तो एक तरह से ये मानिए कि जो भी पासवान का वोट है, जितना भी वोट है वहां, वो पासवान का वोट तो चला गया है जितेंद्र पासवान के साथ, जो जनसुराज के और उम्मीदवार है। बाजार का ये तो वोट नहीं गया है, मिला है। बाजार का वोट भी गया है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, यदि उनके रुझान की बात करें, तो वह रुझान स्कूल बैग पर ज्यादा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिखा है। हाँ, नहीं, वो खाली इमामगंज का मामला नहीं, वो तो चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। वो चारों ओवरऑल हम लोग रिव्यू करें, चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह का एक वोट है, जो हम जी, पहले भी बार-बार कहें कि जो आकांक्षी वर्ग है, या जी, जिसको लगता है कि बदलाव होनी चाहिए है, बदलाव की उम्मीद जिन लोगों को है, जो आकांक्षी वर्ग है, नौजवान हो चाहे बूढ़े हो, उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर को वोट देना चाहिए। एक उनका एक कमिटमेंट है। और जी, दूसरा वो वर्ग जो आपने कहा ना, वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में उन्होंने ये सबसे पहले नारा दिया था, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई भी, मतलब उनको चुनाव आयोग में शिकायत भी हुई थी उनके खिलाफ। हुँ, उन्होंने कहा था कि भाई जो भी पैसा दे उससे पैसा ले लीजिए और हुँ, वोट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए। उन्होंने ये बात कही थी, बहुत पहले से जी, चुनाव में वो कहते आ रहे हैं। तो ऐसा बिहार में भी होगा। प्रशांत किशोर के साथ ऐसा हो सकता है कि चूंकि वो प्रशांत किशोर पैसा देकर के वोट खरीदने नहीं जा रहे हैं, हुँ, तो जो जो लोग पैसे वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो खर्च करेंगे, लोग उनसे पैसा ले लेंगे और वोट डाल के दे देंगे प्रशांत किशोर को। ऐसा भी एक समूह है जो प्रशांत किशोर हुँ, को वोट दिया है चारों चारों सीटों पर। और जो आकांक्षी लोग हैं उन्होंने दिया है। और जब यहाँ कोई उस तरह का जातीय विभाजन नहीं था चूंकि इमामगंज में, इसलिए भी लोग एकदम फ्री फॉर ऑल था। हुँ। खासतौर से जो अगड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण और भूमिहार हैं, उनके बीच में एक धारणा थी, उनमें से एक बड़ा हिस्सा गया है प्रशांत किशोर के साथ। ये हमारी सूचना भी है और आपके पास भी ये जी, जानकारी है। बिल्कुल। हुँ, लेकिन जो प्रबंधन है दूर दराज के इलाकों में, जहां लोग कम वोट डालने जाते हैं या किसी खौफ में वोट नहीं डालते हैं, वहां जीतन राम मांझी ने आखिरी 2-3 दिन में मैनेज किया, तो वहां मतदान हुआ है ज्यादा जीतन राम मांझी के हुँ। पक्ष में।
तो जो पासवान वोट का नुकसान उनको हो रहा है, दलित वोट में जो उनको डेंट हुआ है जितेंद्र पासवान की वजह से, उसकी भरपाई उन्होंने अपने मैनेजमेंट के जरिए की है। और बिल्कुल। उनके साथ एक दूसरा एडवांटेज है कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी सहानुभूति है और हुँ, नीतीश कुमार की उनके प्रति, दोनों का सद्भाव एक दूसरे के साथ है इस इलाके हुँ। में। और इस इलाके में नीतीश कुमार का भी अच्छा खासा वोट है, वो मजबूत उनका आधार है जेडीयू का। उसमें एक फैक्टर जो प्ले किया, जिसको हमको बहुत लोगों ने तो नहीं कहा, लेकिन एक पत्रकार का कहना था कि चूंकि यहाँ चिराग पासवान के लोग विरोध कर रहे हैं जीतन राम मांझी का, हुँ, इसलिए नीतीश कुमार के लोग ज्यादा मजबूती से जीतन राम मांझी के साथ खड़े हो। हुँ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार ऊपर जितना पैचअप हो रहा हो, ग्राउंड पर अभी भी उनके बीच में डिवीजन है, उनके लोग आपस में नहीं मिल रहे। तो जो 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 लोजपा के जो लोग थे, उन्होंने अगर अगर जितेंद्र पासवान का साथ दिया है, तो उसके विरोध में जेडीयू के लोगों ने जीतन राम मांझी का की ज्यादा मजबूती से मदद देखिए की। देखिए ये स्थिति ओनली वहां दिखी। देखिए देखिए मतलब माइक पर तो नहीं कहेंगे जीतन राम मांझी, लेकिन उनकी टीम के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को जीतन राम मांझी लगातार कॉल करते रहे। यह चर्चा है। फिर हम करें, चर्चा है और अफवाह है। चिराग पासवान इनकार करेंगे कि जीतन राम मांझी और संतोष सुमन लगातार फोन करते रहे, लेकिन चिराग पासवान के यहाँ कॉल रिसीव नहीं किया गया। और यह बात एनडीए के दूसरे नेताओं को भी अच्छी नहीं लगी है। और कल ही हम लोग कह रहे थे कि इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में अकेला इमामगंज था जो रिजर्व सीट था, जहां चिराग को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाकर वहां उन्होंने लड़ाई फंसा दी है। और प्रशांत किशोर ने यहां बगैर कुछ मने जिस तरीके से मोबाइल टावर्स लगवाने के काम शुरू कर दिए, इसका प्रचार भी वहां काम आया है। हाँ, तो उसकी वजह से जो आकांक्षी वर्ग है, जो नौजवान है, जो किसी आइडियोलॉजी से नहीं बंधे हुए हैं या जाति की राजनीति से ऊपर उठ करके सोचते हैं, उन लोगों ने प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को वोट दिया है। हम्म, जितेंद्र पासवान का हर वर्ग, हर जाति के गरीब लोगों में एक अपना भी वोट आधार है, चाहे वो जितना हो, उसकी संख्या जो भी हो, वो उनके नाम पर मिलेगा। उन्होंने वो लोगों की मदद करते हैं उसके नाम पर, हम्म, तो उनको भी वोट मिल रहा है। अगर अगर चिराग पासवान चले गए रहते या चिराग पासवान का सद्भाव किसी तरह से दिख जाता, तो फिर कोई लड़ाई नहीं होती। फिर तो वो बिल्कुल। फिर जीतन राम मांझी की पत्नी की बहू के लिए एकदम मतलब हैंड्स डाउन विक्ट्री हम लोग कहते थे कि हो हम्म, जाएगी। हम्म, अभी भी वो बहुत मजबूत स्थिति में है, बल्कि ज्यादा मजबूत स्थिति में है। लेकिन आरजेडी के जो रोशन मांझी हैं, मांझी का वोट कम मिला है, लेकिन मुस्लिम यादव का समीकरण का उनको पूरा वोट मिला है। तो वो हम्म, मुस्लिम यादव के वोट के आधार पर वो लड़ रहे हैं रोशन मांझी। जेडीयू और जेडीयू के वोट पर बेसिकली अपने मांझी वोट और जेडीयू के वोट पर अत्यंत पिछड़ा वोट के दम पर लड़ रही है जीतन राम मांझी की बहू। और जो पासवान का और कुछ फॉरवर्ड का ब्राह्मण भूमिहार का जो भी वोट है, उसके दम पर जितेंद्र पासवान लड़ रहे हैं। वहां बिल्कुल। भी 1 2 3 की स्थिति तो लगभग दिख रही है क्या होगी, लेकिन हम लोग को अभी एग्जिट पोल के उसमें कह नहीं सकते हम लोग। लेकिन वो लग रहा है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने मैनेज किया, वो मजबूती से लड़ाई लड़े हैं और आरजेडी का उनके साथ अच्छा मुकाबला होगा। वहां सरप्राइज कुछ हो सकता है, लेकिन उसको लेकर के भी अभी हम लोग क्या बिल्कुल। रिव्यू करें। लेकिन देखिए, दर्शक तो सबसे पहले जानना चाह रहे हैं बेलागंज के बारे में, क्योंकि बेलागंज में ही सबसे बड़ी लड़ाई हो रही थी। लेकिन हमें चर्चा कर लेनी चाहिए तरारी की। तरारी किसका? माले का हुआ या फिर सुनील पांडे का हो गया? विशाल प्रशांत की जीत को हम नहीं मानते, हम तो सुनील पांडे की जीत को मानते बिल्कुल हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सुनील क्योंकि पांडे की सुनील जीत। पांडे ही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और यहां भी देखिए बहुत ही नजदीकी मुकाबला हुआ, बहुत ही नजदीकी मुकाबला। और यहां जनसुराज कोई फैक्टर नहीं था। लेकिन हमने पिछले दिनों भी कहा था कि यदि 5,000 से अधिक, आपने कहा 10,000 से अधिक, आज बीजेपी के एक नेता ने कहा 7,000 से अधिक। वे कह रहे थे 3,500 से अधिक मत नहीं आएंगे जनसुराज को, यहाँ हम्म, किरण हम्म, बेदी को, उससे अधिक मत नहीं आएंगे। लेकिन वे भी मान रहे थे कि 7,000 से, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि जो प्रशांत किशोर दिमाग में बच्चों की तस्वीर दिखा दे रहे हैं ना, कि कहीं चुपके से लोग जाकर स्कूल बस्ता पर वोट तो नहीं दे दे रहे हैं। बच्चा का पैर, उसमें चप्पल नहीं है, बदन पर कपड़े नहीं है, क्या ये तो नहीं देख ले रहे हैं वोट देते वक्त? जो तस्वीरें वो दिखा रहे थे। तो यहां लड़ाई आमने सामने की। यहां जनसुराज की जमानत जब्त भी हो सकती है, लेकिन वोट कितना, यह तय करेगा कि जीता कौन, माले की सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत।
देखिए, सुदामा प्रसाद की जीत में एक फैक्टर था उनकी जाति का, ये हम जी, लोग बिल्कुल। डिस्कस कर चुके हैं। और लोकसभा में भी ये फैक्टर रहा। लोकसभा में भी वो जीते इसलिए क्योंकि वैश्य का वोट, बनिया का वोट उनको जाति की वजह से मिला। हुँ, विधानसभा का चुनाव वो इसलिए जीतते थे क्योंकि माले का जो काडर का वोट है और आरजेडी का जो समीकरण का वोट है, वो मिलता है उनको, और उसके ऊपर से उनकी जाति का वोट जो बेसिकली बीजेपी का वोट होता है, वो टूट के उनके साथ चला जाता है। हुँ, आज की वोटिंग जब से शुरू हुई है, खत्म होने के थोड़ी देर पहले तक लोगों ने यही कहा कि वो वोट इस बार नहीं है राजू यादव के साथ। हुँ, क्योंकि राजू, सुदामा प्रसाद को लेकर के एक छवि ये भी थी कि वो हार्डकोर माले के आदमी नहीं है, मतलब हार्डकोर माले की तरह नहीं लगते हैं वो। वो एक सहज राजनेता की तरह लगते हैं, जबकि राजू यादव के बारे में ये धारणा है कि वो एक तो आरजेडी समीकरण के हो गए और हुँ, दूसरे हार्डकोर माले के लगते हैं। तो माले का वोट तो चला जाएगा, उनको माले का वोट गया है और समीकरण का वोट भी गया है, हुँ, लेकिन जो वैश्य का वोट जाता था सुदामा प्रसाद को, वो नहीं दे, तो नहीं गया है उनके साथ। तो वो एक्स फैक्टर है, वो हुँ, बीजेपी के साथ वापस चला गया, चूंकि वो कोर वोट है बीजेपी का। यहां भी हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से रामगढ़ में बीजेपी अपना जो कोर वोट का समीकरण है, सामाजिक समीकरण, अपनी सोशल इंजीनियरिंग को बचाए रखने में कामयाब हो गई बीजेपी, वो यहां भी हो गई है। यहाँ बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग काम की है, फॉरवर्ड्स उसके साथ हैं, महादलित अति पिछड़े उसके साथ हैं, और जो ये वैश्य का और वोट है यहाँ वो उनके चिराग साथ। पासवान ने ईमानदारी से, चाहे वजह हुलास बिल्कुल, पांडे बिल्कुल, हो, बिल्कुल, चिराग बिल्कुल। पासवान ने यहाँ सभा भी की, रोड शो भी किया, तो तरारी में चिराग पासवान की ईमानदारी और प्रतिबद्धता दिखाई पड़ी। क्योंकि देखिए, सुनील पांडे उनके पिताजी रामविलास पासवान के बिल्कुल। साथ थे, बाद में हुँ। हुए ठीक है कि पशुपति पारस के साथ है, तो यहाँ चिराग पासवान ने। चलिए हाँ, तो चलते हैं बेलागंज। बेलागंज सबसे हॉट सीट, कुछ भी कहना मुश्किल, इतना जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला, और कितनी बार रिपेयर हुआ, कहां समीकरण बना, कहां समीकरण टूट गया। रात को कल लोग यह मान रहे थे कि मुसलमान तो इकट्ठा हो गए, घर में आ गए, घर वापसी हो गई, लेकिन जब बाहर निकले तो दृश्य ही कुछ और निकला। तो मुसलमानों का जो ट्रेंड है वह आरजेडी को चिंतित कर रहा है, और भूमियार और सवर्ण की दूसरी जातियां जिस तरीके से भटक गई जनसुराज की ओर, वह जेडीयू की नींद हराम किए हुए है। कुशवाहा यहां फैक्टर बन गए, कुशवाहा किधर गए, क्योंकि जोरा यह जा रहा है मुसलमान कितने घटे आरजेडी की ओर से, और सवर्ण कितने घटे एनडीए की ओर से, जेडीयू की ओर से। और देखिए, यादव चाहे 10% हो, 15% हो, और दो मजबूत खंभों की लड़ाई, इसमें प्रशांत किशोर ने तीसरा कोण बना दिया। और यदि यहां गड़बड़ हुआ तो माई समीकरण तो दरक ही गया। दो बातें स्पष्ट है ना, कि या तो माई समीकरण दरका, और माई समीकरण नहीं दरका तो सुरेंद्र यादव के बेटे की जीत पक्की। माई समीकरण दरक गया तो मनोरमा देवी की संभावना अधिक। नीतीश कुमार की वह बात, भविष्यवाणी फिर से सच साबित होगी कि उनके यादव के सामने हमारा यादव। और यदि मुसलमानों ने दिल खोल कर दिया है, और भूमियारों ने भी दिल खोल कर, देखिए वैसे एनडीए से पूरे तौर पर प्रेम खत्म नहीं हुआ है, यह बात भी सही है। तो यदि दोनों, यदि यादव से आगे चले गए, उनसे आगे चले गए, तो फिर मोहम्मद अमजद की पारी भी शुरू हो सकती है। देखिए, यहाँ जो फैक्टर है बेलागंज में, जो हमारी बात हुई है, हमारी 2 बार बात हुई है अलग-अलग लोगों से, 3 बार बल्कि बात हुई है। जेडीयू के वो जो लोग वहाँ लगे हुए हैं चुनाव में, उन लोगों से भी बात हुई है हमारी, और बाद में जो नाराज़ हैं जेडीयू से, उन लोगों से भी बात हुई है हमारी। वहाँ जो हमने समीकरण समझने की कोशिश की, जी। तो जैसा आपने कहा कि पहले छोटे-छोटे वोट्स की बात कर लें, जो आपने कहा है हम्म, कुशवाहा कहाँ जाएगा? हम्म, कुशवाहा के बारे में सूचना है कि थोड़ा वोट गया है सुरेंद्र यादव की तरफ, उनके बिल्कुल। मैनेजमेंट की, अभय थोड़ा वोट कुशवाहा। सुरेंद्र यादव, जी। जी। अभय कुशवाहा की वजह से भी, और उनके मैनेजमेंट के कारण वो वोट थोड़ा गया हुआ है उधर। हम्म, लेकिन यहाँ दांगी ज्यादा है, जो उस वोट उस वर्ग में, उस समूह में दांगी ज्यादा है, हम्म, वो वोट मनोरमा देवी के साथ गया है पूरी तरह से। जी। जो भूमिहार का वोट है, वो कोरमथू इफेक्ट जो लग रहा था कि प्रशांत किशोर का होगा, उतना नहीं हुआ है। क्योंकि हम्म, अल्टीमेटली भूमिहारों में एक बड़ा समूह है जो काफी दिनों से ये सोच रहा था कि सुरेंद्र यादव से मुक्ति कैसे मिलेगी, सुरेंद्र यादव हम्म, से कैसे छूटेंगे। तो हम्म, सुरेंद्र यादव से छूटने के लोभ में एक बड़ा तबका गया है जेडीयू के साथ, जो आपने कहा कि एनडीए से मोह भंग नहीं हुआ है, तो वो जी। चला गया है उनके साथ।
हम्म, भूमिहारों का एक वर्ग ऐसा होता था जिसको मैनेज करते थे अपने पर्सनल रेपो से या किसी और इस तरह से सुरेंद्र यादव, इस बार वो मैनेजमेंट उनका काम नहीं आया है। तो हम्म, ये भूमिहार को लेकर के ये वहां की चर्चा है। और जो अब आइए दोनों बड़े वोट पर, जो बड़ा हम्म, वोट है दोनों, हम्म, मुस्लिम का और यादव का, ये सबसे बड़ा वोट है दोनों का। यादव लोग जो एक समूह पहले ऐसा दिख रहा था कि यादव, आपने बताया, आपको भी जी इसकी सूचना बिल्कुल। मिली थी कि जो मजबूत यादव लोग मनोरमा यादव के साथ, मनोरमा देवी के साथ घूम रहे थे, उन लोगों ने घूमना बंद कर दिया था 3-4 दिन हम्म, पहले। हम्म, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहे थे। इसके बावजूद एक समूह ऐसा है जो मनोरमा देवी के साथ था। आप जानते हैं वो कुछ पर्सनल रीजन होते हैं, कुछ बिल्कुल लोग ऐसे बिल्कुल। चिड़े होते हैं, 25 साल से एक ही आदमी विधायक है, तो इस वजह से भी कुछ एक नाराजगी हम्म, लोगों को लग रहा था कि एक नया जिताएंगे तो इनके साथ काम करने में हमको ज्यादा ठीक लगेगा, ये अब ज्यादा हेल्पफुल है, बाकी लोगों को सब पहचानते हैं सुरेंद्र यादव, तो इस तरह की भावना में कुछ लोग टूटे यादव से। तो वो थोड़ा सा ही टूटा है, पूरी तरह से नहीं टूटा है। यादव अंत अंत आते आते जब लालू यादव गए और तेजस्वी यादव की जो लोगों से अप्रोच किया और सुरेंद्र यादव का मैनेजमेंट, यादव अंततः आए आरजेडी के साथ, लेकिन 20% के करीब, 25% के करीब। हालांकि जेडीयू के लोगों का ज्यादा दावा है, लेकिन हम 20 से 25% यादव मान रहे हैं कि वो जेडीयू के साथ गया, जो बोनस है जेडीयू के लिए, जी वो जेडीयू की बोनस है। और मुस्लिम का वोट एक जो ये माना जा रहा था कि शुक्रवार को जुम्मे की हाँ, नमाज के बाद जो फतवा हुआ, जो आदेश हुआ, वो कुछ आदेश नहीं हुआ, कोई काम नहीं कर सका आदेश। हम्म, ये वहां के लोग बताते थे कि बीथो शरीफ से डिक्टेट निकलेगा, तो बीथो शरीफ से क्या डिक्टेट निकला? कुछ नहीं निकला। किसी ने किसी को कोई आप नहीं कह सके कि आप कहते रहे लोग, लगे लोग कि आरजेडी को वोट करिए, नहीं हुआ आरजेडी को वोट हुआ। हम्म, ये मुसलमान और यादव का समीकरण तो वहां टूट गया है। बेलागंज में मुसलमानों का जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है वो चला गया है अमजद के साथ, जन सुराज के साथ, हम्म, ये गया है। और ये एस्पायरेशनल कास्ट है, और ये एकदम वो काम प्ले किया है जो आप पहले दिन आपने कहा था कि वहां मुस्लिम पढ़ा लिखा है, बाहर काम बिल्कुल। करता है, उसका हम्म, एक्सपोजर है, संपन्न है, और हम्म, वो खूंटे से बंध के बंधुआ की तरह वोट नहीं करना चाहता है। तो वो वर्ग, बड़ा वर्ग, मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा गया है अमजद के साथ। अमजद को हैरान करने वाला वोट आएगा, मतलब उनको जो वोट आएगा वो हैरान करने वाला होगा, उतना वोट आएगा उनको। अब चुनाव जीतना हारना अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हाँ, उसके बिल्कुल नहीं कर उनके सकते साथ क्योंकि ये भी हुआ अजीत जी कि देखिए दोपहर बाद का जो पोलिंग ट्रेंड था कि जब मुसलमानों ने देखा कि भूमिहार थोड़े कंजूस हो रहे हैं जनसुराज को वोट देने में, तो थोड़ी कंजूसी इधर से भी हुई हुई कि हुई हाँ, हुई हाँ, तो ये ये कारण भी रहा वहाँ। लेकिन चारों विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव ने यह तो बता दिया ना कि अब तीसरी ताकत भी है जिससे लड़ना होगा। नहीं, उस तीसरी ताकत के लिए, उस तीसरी ताकत को लड़ने वाले लोग भी मिलेंगे, अच्छा जी, लड़ने वाले लोग मिलेंगे, अच्छे कैंडिडेट्स भी मिलेंगे, हुँ, और अच्छा वोट भी मिलेगा, क्योंकि ये तो बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में कोई इशू काम नहीं करता, उस तरह से कोई इशू प्ले नहीं करता है, ये हम लोग हुँ, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब आम चुनाव जब आएगा 25 का, उस समय अलग स्थितियां होंगी, उस समय ज्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे प्रशांत किशोर भी। लेकिन हुँ, अभी ये ट्रेंड एक जाहिर हो गया, जो बार बार हम लोग कह रहे थे कि ट्रेंड निकलेगा, वो ट्रेंड ये है कि सब जातियों ने अपना अपना खूंटा तोड़ दिया है, सब अपने समीकरण का कैंडिडेट देख रहे हैं, उम्मीदवार की जाति देख रहे हैं, दूसरे फायदे देख रहे हैं। इश्यूज पर बाद में आ रहे, एक तबका इश्यूज पर आ रहा है, लेकिन बाकी लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में का जो खूंटा है उसको तोड़ करके और नए तरह से वोट दे रहे हैं। ये रामगढ़ में भी दिखा है, ये इमामगंज में भी दिख रहा है, ये बेलागंज में भी दिखा है। और जो आपने कहा ना कि भूमिहारों की कंजूसी शाम में हुई, वो फिर मुसलमानों की थोड़ी कंजूसी हुई, लेकिन मुसलमान यहाँ इसलिए फ्री था कि यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। और बिल्कुल। नीतीश कुमार के कैंडिडेट से कोई ज्यादा तकलीफ नहीं रहती है मुसलमानों को। नीतीश कुमार के कैंडिडेट को कुछ, मतलब उस तरह से होस्टाइल होकर के मुसलमान उनको हराने नहीं जाता है। इसका भी जी, फायदा कुछ मनोरमा देवी को मिल रहा है वहां बेलागंज में। क्या पता इस बार बेलागंज का गढ़ टूट जाए। चलिए तो देखिए कई घर टूट सकते हैं और कई खूंटे उखड़ गए हैं, वहाँ नई-नई नए-नए रस्सी बंधेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, 23 तारीख का इंतज़ार करना होगा। आगे और भी इनपुट्स आएँगे क्योंकि रात जो आज होगी ना, वह बिल्कुल। गुना, भाग, जोड़-घटाव की रात होगी। तो कल भी बताएँगे कि आगे निकल कर क्या आया, क्या समझ में बात आई और कहाँ तक लोग जोड़-घटाव कर पा रहे हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।